वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज हम 14 और 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में है, जिसे आईएमएफ के द्वारा हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल ही में अपना लेटेस्ट एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का रिलीज कर दिया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसे एक साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। ये बताते हैं कि क्या चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड और कंट्री स्पेसिफिक इवैल्यूएशन भी किया जाता है। इस बार के इवैल्यूएशंस वर्ल्ड सिनेरियो में निगेटिव हैं और कंट्री स्पेसिफिक इवैल्यूएशन भी दुनिया की इकोनॉमी का हालचाल अच्छा नहीं बताता। हालांकि इंडिया के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ये हो सकता है कि बाकी देशों की तुलना में इंडिया की स्थिति बेहतर रहेगी और इंडिया 6% के आसपास फिर भी ग्लोबल ग्रोथ या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अटेन कर पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी, क्या है फोरकास्ट आईएमएफ का। ग्लोबल ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो ये है कि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी में एक स्लोडाउन देखने को मिलेगा। 2021 में जहां दुनिया की इकोनॉमी 6% की ग्रोथ रेट अटेन कर रही थी, वही इकोनॉमी 2022 में 3.2% पर आ गई और 2023 में ये ग्रोथ रेट और नीचे जाएगी, जिसका प्रोजेक्शन 2.7% का है। मतलब कि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे जाएगी, तो इसका नुकसान सभी देशों को होने वाला है। ग्लोबल लेवल पे जो इन्फ्लेशन है वो 2021 में 4.7% पे मतलब रहा, जो कि मतलब इनफैक्ट बढ़ा। 4.7% 2021 में ये हुआ करता था, 2022 में ये बढ़ के 8.8% हो गया था। लेकिन 2023 में सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हुई और जो इन्फ्लेशन था वो घटकर 6.5% पर आया। हम देख रहे हैं कि 2022 के बाद ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन कम हो रहा है और 2024 में ये बेहतर होगा। 4.1% की इन्फ्लेशन रेट को इवेल्युएट किया गया है अंडर दिस फोरकास्ट। चलिए, ग्लोबल इकोनॉमी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं दुनिया भर में, वो कई सारे सिग्निफिकेंट स्लोडाउन फेस करने वाली हैं। यूएसए में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो फर्स्ट हाफ में गिरी है 2022 के, और जो यूरो एरिया है वहां पर सेकेंड हाफ जो 2022 का है वहां पर उनकी ग्रोथ रेट में गिरावट देखी गई है। कोविड-19 के जो ब्रेक्स थे और लॉकडाउन, आउटब्रेक और लॉकडाउन जो था, उसने चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन को डिग्रेड किया है। उनका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो क्राइसिस में गया है, जहां पर कंस्ट्रक्शंस तो बहुत सारे हो गए हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। चाइना का जो प्रॉपर्टी सेक्टर का क्राइसिस है वो उनके डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी इससे प्रभावित हो रही है और इसका इफेक्ट हो सकता है क्रॉस बॉर्डर लेवल पर भी देखा जाए, बिकॉज दुनिया भर की इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड हैं। वहीं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके अपनी इकोनॉमी को काफ़ी बर्बादी की ओर ढकेला है। तो कुल मिला के यूरोप की कंट्रीज, अमेरिका और रशिया, इन सभी देशों की इकोनॉमी का हाल अच्छा नहीं है और सभी की ग्रोथ रेट 5% के नीचे इवेल्युएट की गई है और कुछ देशों की तो ये ग्रोथ रेट माइनस में भी है। इंडिया को लेकर क्या प्रोजेक्शन है? आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को भी कम किया है 60 बेसिस पॉइंट। एक अगर आप परसेंट की बात करते हो तो इसमें 100 बेसिस पॉइंट होता है, तो 60 बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है कि 0.5 से ज्यादा। जुलाई में ये प्रोजेक्शन 7.4% का था, इसे घटाकर 6.8% कर दिया गया है। देखा जाए तो ये स्टीपेस्ट कट है। यूएसए में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट को कम इवेल्युएट किया गया, मतलब कट किया गया। उसके बाद इंडिया में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन को कट किया गया है, लेकिन फिर भी बाकी देशों की तुलना में इंडिया की स्थिति बेहतर रहेगी। आईएमएफ के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल डिमांड है वो गिरी है, एक्सपोर्ट हिट हुआ है, तो ग्रोथ रेट जितना कमजोर इवेल्युएट किया जा रहा है उससे भी ज्यादा कम रहेगा। आईएमएफ की तरह ही वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन को रिड्यूस कर दिया है। जहां वर्ल्ड बैंक को ऐसा लगता था कि इंडिया आने वाले समय में 7.5% से ग्रो करेगा, उन्होंने कहा नहीं, इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा। तो कुल मिला के ग्रोथ प्रोजेक्शंस का ये कहना है कि ग्रोथ रेट गिरने वाली है। आईएमएफ की बात करते हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो दुनिया भर में मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़िया चलता रहे।
एम्प्लॉयमेंट अच्छा बना रहे और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहे, जो लंबे समय तक बनी रहे और दुनिया भर में पॉवर्टी को कम किया जाए। हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन डीसी में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम डिवाइन के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। पीएम डिवाइन का यही एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। जो स्कीम है वो ये जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर है उसके बचे हुए 4 सालों में एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए। और इसके लिए सरकार 6,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। 6,600 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर इवेल्युएट किया गया है। क्या रहेंगे गोल्स पीएम डिवाइन के? इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे और जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट उनको बढ़ावा दिया जाएगा। लाइवलीहुड एक्टिविटीज को भी क्रिएट करेंगे यंगस्टर्स एंड वुमेन के लिए। फोकस ये रहेगा कि जॉब्स को क्रिएट किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सके। ध्यान दीजिएगा कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब यह है कि जो भी खर्चा आएगा उसे पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, यानी कि 100% एक्सपेंडिचर विल बी बियर बाय, इसे पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी। जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है तो राज्यों को अपना हिस्सा देना पड़ता है। पीएम डिवाइन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डोनर को दे दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज की मदद से इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी के बारे में है। यह भारत की पहली इस प्रकार की सेंचुरी होगी जिसे तमिलनाडु की सरकार ने हाल फिलहाल में नोटिफाई कर दिया है। कहां? कदूर में। कदूर की जो स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी होगी इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के सेक्शन 26A(1)(b) के तहत बनाया जा रहा है। कदावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी ये 11,806 हेक्टेयर का पूरा एरिया कवर करेगा। ये एरिया आपको करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। स्लेंडर लोरिस के बारे में बात करते हैं। ये छोटा सा नॉक्टर्नल मैमल है जो अबॉरियल नेचर का है। अबॉरियल नेचर का मतलब ऐसे जीवों से होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ों पर चलने की क्षमता रखते हैं। अगर वो पेड़ों पर आसानी से चल सकते हैं जैसे कि बंदर, तो वो बहुत लंबे समय तक पेड़ों पर रह भी सकते हैं। तो ये अबॉरियल नेचर का है, मतलब ये है कि ये अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेड़ों पर ही बिताता है। ये स्पीसीज एक बायोलॉजिकल प्रेडेटर है जो पेस्ट वगैरह को खाती है। इससे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बेनिफिट होता है और फार्मर्स को भी मदद मिलती है। स्लेंडर लॉरिस वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल रोल्स प्ले करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, इसलिए इनका सर्वाइवल बहुत जरूरी है। इनका सर्वाइवल डिपेंड करता है कि इनका हैबिटेट कैसा है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, इनके हैबिटेट को हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और IUCN स्टेटस है इनका इंडेंजर्ड। तो ये बेसिक बातें स्लेंडर लोरिस सेंचुरी और स्लेंडर लोरिस के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 66A जो IT एक्ट का है उसके बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती से आदेश दिया है राज्यों को और उनकी पुलिस फोर्सेस को कि वो सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले स्पीच या फिर किसी भी कमेंट को सेक्शन 66A के एम्बिट में रिपोर्ट ना करें, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के एम्बिट में आता है। कोर्ट चाहता है कि सोशल मीडिया पर फ्री स्पीच को प्रोसिक्यूट ना किया जाए, उसे बंद कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 66A जो IT एक्ट का है उसे 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। इस बात को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी सेक्शन 66A का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर केसेस चार्ज किए जाते हैं और उन्हें बुक किया जाता है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि जो भी केसेस हाल फिलहाल में इंपोज किए गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए, आगे कोई भी केस ना किया जाए और जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें भी रद्द कर दिया जाए इस सेक्शन 66A के तहत जो 2015 के बाद इंप्लीमेंट किए गए हैं। बात करते हैं सेक्शन 66A के बारे में, जो कि पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का, जिसे अब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। यह पनिशेबल ऑफेंस बनाता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से शेयर करे। प्रोविजन किसी भी पर्सन के द्वारा भेजे गए किसी ऐसे इंफॉर्मेशन के रिलेशन में उस एक्टिविटी को पनिशेबल बना देता है
जिसके बारे में उसे पता हो कि ये गलत है और वो फिर भी उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा हो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। सोशल मीडिया पे अगर उसके मैसेज से अनॉयंस फैलता है या फिर उसका मैसेज कमेंट ऑफेंसिव हो तो उसे पनिश किया जाएगा। इवन ईमेल्स भेजना जिसकी वजह से आप किसी को परेशान कर रहे हो या इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हो, इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर आप जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके ओरिजिन को छुपाने का प्रयास करें तो भी ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि श्रेया सिंघल केस में इसे 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा चुका है। कोर्ट का ऐसा मानना है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वायलेट करता है, जो सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवाता है। उनका यह भी कहना है कि जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके पास महज इतनी जिम्मेदारी है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है जो निगेटिविटी या ऑफेंस फैला सकता है तो वो ऑब्लिगेटेड हैं उसे टेक डाउन करने के लिए, यानी कि उसे हटाने के लिए। इसके लिए उन्हें पनिश नहीं किया जा सकता। यह तो पूरा मामला रहा सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के बारे में है। हाल ही में WWF ने रिलीज किया है इस बाइनियल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को। बाइनियल का मतलब यह होता है कि यह रिपोर्ट 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है, जहां पर ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी और हमारे प्लैनेट में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ को ओवरव्यू किया जाता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ मिलकर रिलीज करता है। यह 1988 से ही 2 साल में एक बार रिलीज किया जाता रहा है, जहां पर डेटा लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन से गैदर किया जाता है। यह बताता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में और सजेस्ट करता है कि हम नेचर को कैसे हील कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या निकल के आया इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में बताया गया कि हम इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने पिछले 50 सालों में जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसको 69% तक कम कर दिया है। हमने मारे हैं बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस। ग्लोबल लेवल पे हमने बहुत सारे जानवरों को मार दिया है। तो इंसानों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो वाइल्ड लाइफ है उसको कम करने का एक बढ़िया सा काम कर लिया है, जिसके लिए इंसानों को क्रेडिट दे दिया जाना चाहिए। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन को हमने सबसे इफिशिएंसी के साथ मारा है। 83% डिक्लाइन हो चुका है 1970 से 2018 के बीच में। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन जो वाइल्ड लाइफ की है उसमें एक पौधा है साइकेट्स, ये एक एंसेंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट है। ये पौधा आप इस इमेज में देख सकते हो। ये मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ये खत्म भी हो सकती है। वहीं कोरल्स ये बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं और उसके बाद एम्फीबियंस के डिक्लाइन का रेट है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन ने इन जानवरों और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया है और हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो लगातार थ्रेट फील कर रही है इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की वजह से। मेजर आउटकम्स क्या है रिपोर्ट के? रीजन वाइज असेसमेंट क्या कहता है? अगर देखा जाए तो हाईएस्ट डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में देखा गया है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 94%। अफ्रीका में 66% का डिक्लाइन हुआ है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 1970 से 2018 के बीच में। मैंग्रोव्स की बात करें तो एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर और कोस्टल डेवलपमेंट के लिए इन्हें लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हर साल लगभग 13% हम मैंग्रोव्स बर्बाद कर देते हैं, जो कि कोस्टल इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया स्पेसिफिक स्टडी क्या कहती है? हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट ये इंडिया के कुछ वल्नरेबल रीजन्स हैं जहां भी बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी वजह से टेम्परेचर राइज में इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाए। इंडिया में जो 17 स्पीसीज हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स की, उनमें भी डिक्लाइन देखा गया है। तो कुल मिला के इंडिया में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्नो लेपर्ड के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं स्नो लेपर्ड की जो जनगणना हुई है, एनुमरेशन हुआ है उसके बारे में, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट अटेन करके हाल फिलहाल में किया गया है। बात करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। अगर आप साइट्स की बात करें यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज की, तो उसमें इन्हें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। वहीं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें रखा गया है।
इस प्रकार के अपेंडिक्स 1 या शेड्यूल 1 में रखा जाना इन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और इनकी वल्नरेबल सिचुएशन को भी पोर्ट्रे करता है। ये टॉप प्रीडेटर हैं और ये इंडिकेटर हैं माउंटेन इकोसिस्टम के हेल्थ के। इसका मतलब ये है कि अगर इनकी प्रेजेंस है माउंटेन इकोसिस्टम में तो आप कह सकते हैं कि चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या कम हो रही है मतलब माउंटेन इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है। फूड वेब में ये टॉप प्रीडेटर हैं, मतलब ये सबसे, आप फूड वेब देखते हैं तो जो शेर होता है वो जो भी उसके नीचे के हर्बीवोर्स होते हैं उनको खाता है, जैसे कि मान लीजिए हिरन हो गया उसको खा रहा है, तो टॉप प्रीडेटर शेर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्नो लेपर्ड भी टॉप प्रीडेटर है माउंटेनियस रीजन में। इनका हैबिटेट ये है कि सेंट्रल और साउथ एशिया के माउंटेनियस रीजन में आपको मिल जाएंगे। इंडिया में ये 2 रीजन्स में आपको स्पेसिफिकली मिलते हैं, जो कि स्नो लेपर्ड हैं तो स्नो तो होना चाहिए। तो वेस्टर्न हिमालयाज में आपको जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे और ईस्टर्न हिमालय में ये उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। स्नो लेपर्ड कैपिटल दुनिया का हेमिस है लद्दाख का, यहां पर इनकी संख्या ठीक ठाक है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का, जहां पर स्नो लेपर्ड्स की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। क्या स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए हमने आज तक कुछ किया? बेशक किया। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जो इंडिया ने स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए किए हैं? पहला है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ये सेंट्रली सपोर्टेड प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम कई सारी स्पीसीज और मतलब ये जो स्पेसिफिक स्पीसीज है स्नो लेपर्ड की उसे बचाने का प्रयास करते हैं। सिक्योर हिमालय, इसे फंड मिलता है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी यानी कि GEF से। इसमें भी हम स्नो लेपर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जो 2013 से रन कर रहा है। इनफैक्ट 2013 से इंडिया इसकी पार्टी है, तो हम इनके साथ इंगेज होकर भी स्नो लेपर्ड को बचा रहे हैं। स्नो लेपर्ड 21 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है जो रिकवरी प्रोग्राम के लिए लिस्ट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। मतलब हम इसमें भी स्नो लेपर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इसरो के खुद के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV के बारे में है। इसरो डेवलप कर रहा है NGLV, जिसके जरिए हम जल्दी ही PSLV को रिप्लेस कर देंगे। PSLV ने 1990s से लेकर अभी तक हमारा बहुत साथ दिया है और ये हमारा सबसे इफिशिएंट लॉन्च व्हीकल रहा है। लॉन्च व्हीकल कोई भी एक ऐसा रॉकेट होता है जो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जा सकता है, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। PSLV ने यह काम काफी लंबे समय से किया है। इंडिया के पास वर्तमान में 2 ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं। द फर्स्ट वन इज PSLV एंड द नेक्स्ट वन इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV। और अब हम डेवलप कर रहे हैं NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये 3 स्टेज का ऑर्बिट करने वाला रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है। जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं इन्हें लॉन्च के बाद सेफली लैंड करवा लिया जाता है, जिसके बाद हम इन्हें वापस से इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे लॉन्चिंग की कॉस्ट कम होती है और इफिशियंसी बढ़ जाती है। ये 10 टन तक की पेलोड की कैपेसिटी को लॉन्च करने की क्षमता रखता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में। मतलब कि 35,786 किलोमीटर की हाइट पर यह अपने पेलोड को स्टेबलाइज कर सकता है। फीचर्स की बात करें तो ये सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन वाला एक ये मतलब फीचर रखता है बूस्टर स्टेज पर, जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन को, इनफैक्ट समझिए जो रिफाइंड केरोसिन होता है उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइजर के तौर पे। बिकॉज जब आप एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन चाहिए फ्यूल को जलाने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट रैमजेट इंजन में ही हम इन जनरल ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर से, नहीं तो जो भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनके पास अपना ऑक्सीडाइजर होता है। पोटेंशियल यूजर्स की बात करें तो इसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, डीप स्पेस मिशंस लॉन्च कर सकते हैं और आने वाले समय में कार्गो मिशंस, मतलब सामान को अंतरिक्ष में ले जाना, जैसे अगर हम स्पेस स्टेशन बना रहे हैं तो बहुत बड़े आपको इक्विपमेंट स्पेस में ले जाने होंगे अपने स्पेस स्टेशन के लिए, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है NGLV का। तो ये 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है, सिंपल है, इसका डिजाइन काफी सिंपल है, रोबस्ट है। इसकी मदद से, मतलब ऐसा है इसलिए इसकी बल्क मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है और ये कॉस्ट इफिशिएंट भी है। तो ये बातें NGLV के बारे में हो गई। फर्दर थोड़ा सा और समझ लीजिए कि इंडिया के पास और कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं। शुरुआत में जब हमने पहली बार अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने का प्रयास किया और उसके लिए लॉन्च व्हीकल बनाया तो हमने उसे सिंपली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा, क्योंकि उसके माध्यम से हम सैटेलाइट लॉन्च करते थे। उसे शॉर्ट में SLV कहा गया। SLV को हमने आने वाले समय में थोड़ा और इंप्रूव किया। इंप्रूव करने का मतलब है ऑगमेंट किया, तो हमने उसे ASLV कहा, यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जो SLV था, ये दोनों
लगभग 150 किलोमीटर वेट के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टेबलाइज कर सकते थे। एएसएलवी ने 1990s तक काम किया, तब तक जब तक कि पीएसएलवी नहीं आ गया। उसके बाद हमने डेवलप किया पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका पहला लॉन्च 1994 में होता है और इसका इस्तेमाल आज तक किया जा रहा है। हालांकि जो पीएसएलवी आज हमारे पास है वो 1994 के पीएसएलवी से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमने इसमें समय समय पर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं और अब ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसे हमने लिक्विड स्टेज प्रोवाइड करवाया फ्यूल के पर्पज से, ताकि ये और इफिशिएंसी से काम कर सके। पीएसएलवी हमारा अभी तक का सबसे रिलायबल रॉकेट है जो इसरो ने अभी तक डेवलप किया है, इस्तेमाल किया है। अब इसकी रिलायबिलिटी आप जज कैसे करोगे कि इसने कितने सक्सेसफुल मिशंस किए हैं? आज तक पीएसएलवी को हमने 54 टाइम्स मिशंस में लॉन्च किया है और इसने हमें 52 टाइम्स सक्सेस दी है, यानी कि केवल 2 बार आज तक पीएसएलवी फेल हुआ है और बाकी 52 टाइम्स ये सक्सेसफुली अपना काम कर चुका है। 2 स्पेसक्राफ्ट इसने सक्सेसफुली लॉन्च किए जो बहुत ही लैंडमार्क रहे हैं इंडियन स्पेस हिस्ट्री में, चंद्रयान 1 2008 में और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 में, जो पहला वाला मून को जाता है और दूसरा मार्स को। फिर हमने बनाया जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये और ज्यादा पावरफुल रॉकेट है जिसके माध्यम से हम भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में और गहराई में भेज सकते हैं। जीएसएलवी रॉकेट अभी तक 18 मिशंस ले जा चुका है, जिनमें से 4 बार हमें फेल्योर फेस करना पड़ा है। ये 10,000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टेबलाइज कर सकता है। इसे और इंप्रूव किया गया क्रायोजेनिक अपर स्टेज के माध्यम से। इसके 3rd स्टेज पर जीएसएलवी मैक 2 में हमने ये इंजन स्टेबलाइज किया। मैक 3 वर्जन जो है वो इसरो को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है हैवी सैटेलाइट लॉन्च के लिए, जिसके लिए हमें पहले यूरोपियन एरियाना लॉन्च व्हीकल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और अब हम रीयूजेबल रॉकेट्स की ओर जा रहे हैं, ताकि जो रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं हम उन्हें वापस से इस्तेमाल कर सकें और हमारा जो लॉन्चिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। 2016 में इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किया गया, मतलब लॉन्च करने के बाद रॉकेट को वापस से अर्थ पे उतार लेना और उसे वापस से इस्तेमाल करने के लिए रिकंस्ट्रक्ट कर लेना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैडी स्ट्रॉ टॉरिफैक्शन के बारे में है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 50 करोड़ की एक स्कीम को, जिसके माध्यम से उन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उन एंटरप्रेन्योर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो पैडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन या टॉरिफैक्शन प्लांट लगाना चाहते हैं। टॉरिफैक्शन एक प्रक्रिया है, जहां पर भी लास्ट में TION आ जाए वो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। ये एक थर्मोकेमिकल कन्वर्जन मेथड है जिसके माध्यम से जो बायो कार होता है या फिर यूं समझिए बायोमास होता है, इनफैक्ट बायोमास जो होता है जैसे पैडी स्ट्रॉ हो गया या जो गन्ने के मोलासिस हो गए, हम उनको कोल फ्यूल में इस्तेमाल करने लायक बना लेते हैं, मतलब उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये सॉलिड बायोफ्यूल प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये पैलेट्स हैं, तो ऐसे ही पैलेट्स क्रिएट किए जाते हैं टॉरिफैक्शन के माध्यम से, जिन्हें हैंडल करना आसान होता है। इसके अलावा हम इन्हें कोल के साथ जला सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। टॉरिफैक्शन महंगा तो है, लेकिन टॉरिफैक्शन के बाद जो बायोमास को हम पैलेट्स में कन्वर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा इफिशिएंट होता है। पैलेटाइजेशन वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मोल्ड कर लेते हैं। जैसे राइस स्ट्रॉ हो गया, उसे छोटे छोटे पैलेट्स में गोलियों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यहां पर आप उसे इस इमेज में भी देख सकते हो। फीचर्स क्या रहेंगे ग्रांट के? इस स्कीम के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट पैलेटाइजेशन प्लांट के लिए, जिसमें लगभग 35 लाख की कॉस्ट आती है, इसमें आप 70 लाख रुपए तक का फंड ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने बड़ा प्लांट लगाया या छोटा। टॉरिफैक्शन प्लांट में अक्सर 70 लाख रुपए का खर्च आ जाता है, जिसके लिए सरकार 1.4 करोड़ रुपीस तक का फंड कर सकती है। बेनिफिट्स की बात करें तो पैडी स्ट्रॉ को अगर आप पैलेट्स में या टोरिफाइड प्लांट्स में इस्तेमाल करके कोल के साथ यूज कर पाएंगे तो फिर थर्मल पावर प्लांट में कोल की खपत कम होगी, इससे हमारा कार्बन एमिशन भी कम होगा। जो स्ट्रॉ बर्निंग है उससे अगर हम कंट्रोल कर पाए थ्रू दिस पैलेट्स, और जो टोरिफाइड प्लांट्स में ग्रीन्स तैयार की जाती है जो बहुत ही ब्लैक कलर के होते हैं, बिल्कुल कार्बन जैसे होते हैं। पैलेट्स के लिए तो देखिए सिंपल मशीन्स भी होती हैं जो इन जनरल पैलेट्स क्रिएट कर देती हैं, उसे कंप्रेस करके दबा के, लेकिन टोरिफाइड प्लांट में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑप्ट करके मॉइस्चर निकाल दिया जाता है। तो बिल्कुल कोल जैसे जो कोल बनने की प्रक्रिया है काफी लंबे समय में होती है, उसे लगभग सिमिलर प्रोसेस ऑप्ट करके कम समय में बना लिया जाता है। तो इससे हमारी जो एयर क्वालिटी है एनसीआर में वो बढ़ेगी। पंजाब हरियाणा में जो स्ट्रॉ बर्निंग होती है हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जा सकेगा। आइए रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड बैंक
इसे रिलीज करता है, शुद्ध रूप से गलत है। इसे IMF रिलीज करता है, हमने देखा था। PM डिवाइन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, शुद्ध रूप से गलत है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट श्रेया सिंघल केस में स्ट्रक डाउन कर दिया गया, बिल्कुल सही है। इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया 2015 में। स्लेंडर लॉरिस स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे और रिवीजन देखिए। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये WWF का इनिशिएटिव है, ये बिल्कुल सही है। स्नो लेपर्ड अरुणाचल प्रदेश में IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ये भी सही है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल ये 4 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है, ये 3 स्टेज है, 4 स्टेज नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। पैडी स्ट्रॉ टोरिफैक्शन ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन मेथड है, जिसके माध्यम से हम कोल फ्यूल यानी कि बायोकार बनाते हैं बायोमास से, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आज का ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। PDF मिल जाएगी आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप इस QR कोड को स्कैन करके भी जा सकते हैं। तो जाइए PDF डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।